Hey, hello everyone. Once again, you all are welcome here to Law Vita. In this particular video, we'll be discussing the modern sources of Hindu law. And yeah, in the previous video, I have already covered the complete ancient sources, all the four kind of ancient sources. And here we'll complete the sources of Hindu law at the whole. पूरा खत्म कर देंगे क्योंकि modern source के बाद कुछ नहीं है, ठीक है, sources खत्म हो जाएंगे. So modern sources are basically three: equity, justice and good conscience, precedents and legislation. So we'll discuss each one of them detailedly here. These sources existed even in the शास्त्रिक हिंदू law, though in a different form. ये जो modern sources हैं ये शास्त्रिक टाइम में भी प्रिवेल करते, तब भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन हाँ, इनका फॉर्म, इनका वे, इनका प्रेवलेंस थोड़ा डिफरेंट था. ठीक है. नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है. तो इक्विटी, व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल. सबको फेयरली ट्रीट करना, ठीक है, इम्पार्शियल ट्रीट करना, किसी को पार्शियली नहीं देखना. ठीक है. गाइज, डोंट कंफ्यूज इट विद द टर्म इक्वालिटी. ठीक है. इक्वालिटी का क्या मतलब है कि सबको इक्वल ट्रीट करना. फॉर एग्जाम्पल, इक्वलिटी में क्या है कि सबको एक इक्वल चीज़ें देना, सबको समान चीज़ें प्रोवाइड करना. ठीक है. और इक्विटी के कॉन्सेप्ट में क्या है कि उस पर्सन को वो चीज़ प्रोवाइड करना जो उसको नीडेड है, फेयरली उसको वो चीज़ देना जो जिसकी उसको ज़रूरत है. ठीक है. तो ये डिफरेंस है, तो इसको कंफ्यूज ना हो. जस्टिस क्लियर है कि सबको एक क्या नाम है सही जजमेंट प्रोवाइड करना. ठीक है. बीइंग जस्ट. ठीक है. नाउ गुड कंसाइंस मीन्स गुड कंसाइंस जो होता है, इट्स एन इडियम, सो इट मीन्स विद रीजनेबल मोटिव दैट विल बी इन फेवर ऑफ द गुड. मतलब एक रीजनेबल मोटिव के साथ एक सही डिसीजन प्रोवाइड करना जो कि गुड कंसाइंस में हो, मतलब लोगों के हित में हो. ठीक है, अगर शुद्ध भाषा में बोला जाए तो. नाउ द एंशियंट हिंदू लॉ हैड इट्स ओन वर्जन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ दिस इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस. एंशियंट हिंदू लॉ में इसका एक अलग वर्जन था, इसका एक अलग फॉर्म था, अलग तरीके से इसका ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड था. नाउ इन इट्स मॉडर्न वर्जन द इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस इज अ सोर्स ऑफ लॉ owes its origin to the beginning of British administration of justice in India. मॉडर्न टाइम में जो इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस है, ये कहाँ से डिराइव हुआ? तो ये डिराइव फ्रॉम द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ब्रिटिश रूल से स्टार्ट हुआ था जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिस प्रोवाइड किया जाता था किसी भी पर्टिकुलर केस के अंदर, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था. तो कैसे डिराइव हुआ? लेट्स सी हियर. द चार्टर ऑफ द सेवरल हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टेड that when the law was silent on a particular matter, they should be decided the cases in accordance with justice, equity and good conscience. ये बोल रहे हैं कि जो ब्रिटिश टाइम में जो चार्टर्स पास होते थे, ठीक है, बहुत सारे हाई कोर्ट्स के, तो उसमें से कुछ चार्टर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन प्रोवाइड किया, ये बोला कि किसी पर्टिकुलर केस में कोई मैटर आता है, ठीक है, कोर्ट के अंदर, और अगर उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड कोई लॉ नहीं बना हुआ है या फिर लॉ उस मामले में साइलेंट है, तो कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उस केस में अपनी खुद की इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस से उस मैटर में अपना डिसीजन प्रोवाइड करे. ठीक है. तो वहीं से हमारे आज के टाइम में हिंदू लॉ के अंदर ये चीज़ जनरेट हुई है कि अगर किस तरीके से हमारा हिंदू लॉ इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस से डेराइव हुआ है, तो वो ब्रिटिश रूल से ही डेराइव हुआ है. और कैसे हुआ ये हमने देखा कि जब चार्टर्स ने ये बोला कि अगर किसी पर्टिकुलर मैटर के अंदर लॉ साइलेंट है या लॉ नहीं बना हुआ है, तो आप इन चीज़ों के बेसिस पे डिसीजन प्रोवाइड कर सकते हो. राइट. आई होप इट इज़ क्लियर. इसका एक केस लॉ भी है, दैट इज़ गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई. In this case, Supreme Court said that it is now well established that in the absence of any rule of Hindu law, the courts have authority to decide the cases on the principle of justice, equality and good conscience. वही चीज़ हमने जो बोली, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के चार्टर्स ने हेल्ड किया था, इस केस में भी यही सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर हिंदू लॉ किसी पर्टिकुलर केस लॉ में साइलेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कोर्ट अपनी डिसीजन प्रोवाइड कर सकती है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज प्रीसीडेंट्स. नाउ ये प्रीसीडेंट्स क्या होते हैं? सो प्रीसीडेंट आर basically an official action or decision that has happened in the past and that is considered as an example or rule to follow in the same situation later on. ठीक है. कोई पास में कोई केस हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोई केस आया कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो उसमें डिसीजन प्रोवाइड किया, ठीक है,
तो वो डिसीजन एज एन एग्जाम्पल या एज अ रूल कंसिडर किया जाता है फॉर द कमिंग सेम काइंड ऑफ केस लॉ, कि आगे फ्यूचर में भी इस तरह का कोई भी केस लॉ आएगा तो इसको हम रेफर करेंगे, इसको हम गो थ्रू करेंगे एज अ प्रिंसिपल या एज अ डॉक्ट्रिन। ये वाला जो हमने इस प्रेजेंट टाइम में जो प्रोवाइड किया डिसीजन, वो एज अ डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल कंसिडर किया जाएगा फ्यूचर सिमिलर केसेस में। This is what precedent is, ठीक है। So precedent is a source of law in the sense that by the process of judicial interpretation, doctrines, principles and rule of law stand modified as new principles, doctrines and rules have been introduced in the body of Hindu law. For these principles, doctrines and rules, the source of authority is precedent, ठीक है। वही है कि जो पुराने प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन्स हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, किसी भी नए केस लॉज या नए प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करने में, उन्हें इंट्रोड्यूस करने में, ठीक है। दिस इज प्रेसिडेंट, दिस इज वन ऑफ द मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। नाउ ओनली वन सोर्स इज लेफ्ट, दैट इज लेजिस्लेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज लेजिस्लेशन? वही लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। So legislation is a modern source of Hindu law. Clear? The government during the British rule was slow and cautious to change the Hindu law by legislative intervention. अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें तो जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वो काफ़ी स्लो थी, ठीक है, कहीं ना कहीं, और लाइक दे यूज टू थिंक अ लॉट इन मेकिंग द चेंजेस इन हिंदू लॉ, ठीक है। बट हाउएवर द लेजिस्लेचर मॉडिफिकेशंस टिल 15 अगस्त 1947 आर नॉट सिग्निफिकेंट। इंडिपेंडेंट टाइम के जितने भी कुछ लॉज या लेजिस्लेचर्स फॉर्मुलेटेड थे वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ स्टैट्यूट्स, कुछ लॉज ऐसे थे जिसने हिंदू लॉ के अंदर मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। या तो कुछ पुराने रूल्स को, कुछ बेकार के कस्टम्स को सस्पेंड करके किया, या फिर कुछ रिफॉर्मेशन करके किया, ठीक है। तो कुछ लेजिस्लेशंस थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हिंदू लॉ के फॉर्मेशन में। जिससे कौन कौन से होगा? द अर्लियर स्टैट्यूट वाज पास्ड इन 1850। 1850 में एक सबसे पहला स्टैट्यूट फॉर्मुलेट हुआ था, दैट वाज द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट। फिर उसको फॉलो करके कुछ और एक्ट आए, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856, हिंदू विल्स एक्ट 1870 एक्सेट्रा। इस तरीके से फॉलो होते गए और बहुत सारे लॉज आके बन गए, ठीक है। तो दिस वॉज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन एंड वी आर डन विद ऑल द 3 मॉडर्न सोर्सेज। वी आर डन विद कंप्लीट सोर्सेज इवन, ठीक है। एंशियंट भी हो गया, मॉडर्न भी हो गया। नोट्स आर परफेक्ट from my point of view. I have referred to various books plus articles formulating these notes, so you can follow the same for your examination point of view or for the understanding point of view, ठीक है। So this was it. For any doubt or how did you find this video, do write down in the comment section. Do like the video, do subscribe the channel, do share the video too. So take care, be healthy, be safe, and we'll be back soon with the next video. तब तक के लिए bye bye.